प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्व के व्याख्यानों में आधुनिक काल की राजनीतिक वातावरण एवं सामाजिक वातावरण के बारे में चर्चा की। आपका पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र प्रथम जो है वो आधुनिक काल पर आधारित है और आधुनिक काल की पूर्व पीठिका के बारे में जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज के व्याख्यान में हम आधुनिक काल से पूर्व की जो आर्थिक चेतना थी उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा हमने देखा कि राजनीतिक परिस्थितियों में भारत में मुगलों और अंग्रेजों का आगमन, सामाजिक वातावरण में अंग्रेजों का प्रभाव, सांस्कृतिक उथल-पुथल, वैचारिक उथल-पुथल, भारतीय संस्कृति का क्षरण और उसके पुनर्स्थापन की चेष्टा, ये सब गतिविधियां चल रही थी। इन सब गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्र प्रेम और जन जागरण का भी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन गति पकड़ रहा था। जब राजनीति और सामाजिक वातावरण में परिवर्तन का बिगुल बजता है तो उसका प्रभाव आर्थिक स्वरूप पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध जब हुआ, उसके पश्चात सत्ता का हस्तांतरण हुआ और ये आशाबंदी कि देश की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा, किंतु व्यापारी कंपनी से ऐसी आशा ही व्यर्थ थी। आप जानते हैं, अंग्रेजों ने उस समय तक हमारे देश में व्यापारी कंपनियां स्थापित कर ली थी। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास में रुचि प्रकट की और वे भारत का धन अपने देश में ले जाने लगे। इससे भारतीय विचारकों में चिंता हुई और ब्रिटिश सरकार ने आगे बढ़कर भारत में विदेशी वस्तुओं का बहुत प्रचार प्रसार किया। भारतीय उद्योगों पर कर लगाया, जिससे भारतीय उद्योगों की दशा बिगड़ती गई और भारत में आर्थिक स्वरूप डगमगाने लगा। राष्ट्रीय विचारकों ने इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया, आर्थिक स्थिति की गिरावट को समझा और धीरे धीरे जागृति लाकर लोगों में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बातें होने लगी और स्वदेशी वस्तुओं का आंदोलन चला। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की और आर्थिक भावना से कांग्रेस आंदोलन को बल मिला, क्योंकि आम जनता को राजनीति के साथ साथ आर्थिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है और जो आंदोलन आर्थिक भावना के साथ जुड़ा हुआ हो उसको जन आंदोलन में बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि देश के वातावरण में जो स्थितियां बनती हैं उनमें आर्थिक स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिससे छोटा और बड़ा हर आदमी प्रभावित होता है। यही स्थिति भारत में चल रही थी। किसानों की दुर्अवस्था हो रही थी, जमींदारों के अत्याचार बढ़ रहे थे। ऐसे में आंदोलन चलाकर आर्थिक पक्ष को मजबूत किया गया। एक और कृषि प्रधान देश में कृषि उत्पादन करने वाले कृषकों पर मालगुजारी का बोझ लादकर अंग्रेजों ने उन्हें दरिद्र बनाया, गृह उद्योग ठप कर दिए, लेकिन विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में भारतीय पूंजीपतियों ने आगे बढ़कर सहायता की। अब द्वितीय महायुद्ध के बाद
अंग्रेजों ने आर्थिक नीति में परिवर्तन किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि भारत के प्राकृतिक साधनों का विकास करने में उनके साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा मिलता है। उन्हें लगा कि भारत के लोग औद्योगिक दृष्टि से जितने समृद्ध होंगे, उनका भी उतना ही फायदा होगा। इस प्रकार धीरे धीरे भारत में औद्योगिक उन्नति की ओर अंग्रेजों ने ध्यान दिया और साथ ही साथ शोषण भी बढ़ा। अंग्रेजों ने केवल उद्योग धंधों को बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसमें भारतीयों की उपस्थिति को, भारतीय अधिग्रहण को उन्होंने, भारतीय अधिकार को उन्होंने कम कर दिया और उन उद्योगों को मिटाने की कोशिश की जिसमें भारतीयों का बहुत अधिक संपर्क था। उन्होंने उन्हीं उद्योग धंधों को बढ़ाया जिसमें उनके देश की पूंजी लगी हुई थी। इस प्रकार भारतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास तो हुआ, परंतु भारत में अंग्रेजी पूंजीवाद के पैर जमे और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक नीति को भी अपने शिकंजे में कस लिया। परंतु जब ये राष्ट्रवाद की लहर चली तो पूंजीवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करना प्रारंभ किया और भारत में यंत्रों का विकास जब हुआ तो बेकारी की समस्या सामने आई, जिससे वर्ग संघर्ष बढ़ा। मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग ने राजनीतिक आंदोलन में भी भाग लेना शुरू किया। बेरोजगारी, महंगाई, पूंजी का कुछ लोगों के पास जमा होना, देशव्यापी दरिद्रता से आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पूंजीपतियों ने मानव समाज में शुद्ध आर्थिक संबंध स्थापित किए। श्रमिकों में भी चेतना का विकास हुआ और धीरे धीरे आर्थिक स्वरूप या अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां जनसाधारण तक फैलने लगी। इसमें अंग्रेजों का जो स्वार्थ था, उसकी वजह से भारतीय निम्न वर्ग में जो बेरोजगारी फैली या जो आर्थिक तंगी आई, भारतीय विचारकों का ध्यान धीरे धीरे उस पर जाने लगा और उन्होंने भारतीय दलित वर्ग को अपनाया। आर्थिक संबंधों से कल्पना और भावुकता कम होती है और यथार्थवाद पनपता गया। गणतंत्र के साथ ही देश की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। यानी जब भारत को आजादी प्राप्त हुई तो निश्चित रूप से देश में आर्थिक परिवर्तन भी आया। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, और जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो इस प्रकार थी कि एक तो कानून के द्वारा दलित और शोषित वर्ग की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया। आप देखते हैं कि आजादी के बाद जब भारत में संविधान निर्माण हुआ तो कानूनी रूप से दलित और शोषित वर्ग को आरक्षण दिया गया, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत हो। दूसरा जो परिवर्तन आजादी के बाद आया वो ये हुआ कि पूंजीवादी शक्तियों को घटाने की कोशिश शुरू हुई और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया। यानी समाज का हर व्यक्ति समान रूप से देश के संसाधनों का प्रयोग करने के लिए और देश में अपनी प्रगति करने के लिए हर व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति समान रूप से अधिकारी है और किसी भी व्यक्ति विशेष का देश की पूंजी पर हक नहीं हो सकता। तीसरा जो परिवर्तन हुआ वो ये था कि पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा
देश के प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग और देश की आर्थिक स्थिति बदलने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार उस काल में औद्योगिकरण का प्रसार किया गया और उसको खूब बढ़ावा दिया गया। यानी स्वतंत्रता के पश्चात देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूंजीवाद को छिन्न भिन्न करने के साथ साथ समाजवाद की स्थापना की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीब जनता को ऋण देने के उदात्त कदम उठाए, जिससे जमाखोरी और महंगाई पर लगाम लगी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की आर्थिक नीतियों को लेकर अत्यंत कठोर कदम उठाए और देश की आर्थिक नीति को उदार बनाया। इससे देश में बहुत आर्थिक परिवर्तन हुए और देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। विद्यार्थियों, आप ये सोचते होंगे कि देश की आर्थिक स्थिति का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि देश की परिस्थितियां साहित्यकार को अत्यंत प्रभावित करती हैं। आर्थिक स्थिति के डावाडोल होने पर जो समाज में जो विषमता पैदा होती है, उसकी वजह से एक ओर पूंजीपति वर्ग बढ़ता है तो दूसरी ओर एक वर्ग धीमे धीमे आर्थिक विपन्नता की ओर बढ़ता जाता है। इन सारी समस्याओं यानी गरीबों की और अमीरों के जो वर्ग संघर्ष पनपता है समाज में, उसके ऊपर साहित्यकार या कवि अपनी लेखनी चलाते हैं। आधुनिक काल में भी ऐसा ही हुआ और इन सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप जो वर्ग संघर्ष बढ़ा, उस पर कवियों ने अपनी लेखनी चलाई। आधुनिक कालीन कवियों ने अपनी कविताएं लिखी और अन्य अन्य विषय भी इस काल से संबंधित परिस्थितियों से जो उद्भूत हुए, उनके ऊपर आधुनिक काल के साहित्य में काव्य की रचना हुई। धन्यवाद।